हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कामाख्या स्टडी सर्किल में। दोस्तों, कितनी अच्छी बात कही गई है कि आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप में असफल होने का साहस ना हो। यानी कि जब तक आप असफल होने का साहस नहीं जुटाएंगे, जब तक आपको ये डर रहेगा मन के अंदर कि हम असफल ना हो जाएं, तब तक आप सफल हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप असफलता के डर से सफलता के लिए प्रयास ही नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम पॉलिटी की क्लास कर रहे थे और उसमें हमने चार्टर एक्ट 1773 और 1830 को अपनी क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो दोस्तों, आज हम 1833 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चार्टर एक्ट से, यानी कि 1833 का जो चार्टर एक्ट आया, उसमें भारत की में कंपनी के साम्राज्य में वृद्धि हुई, यानी कि कंपनी का साम्राज्य बढ़ गया। और इसमें महाराष्ट्र, मध्य भारत यानी कि हमारा यूपी, बिहार, उत्तराखंड, ये जो हिस्सा जो मध्य भारत का लगता है, एमपी वाला वो, और पंजाब, ग्वालियर, इंदौर आदि पर अंग्रेज़ों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। यानी कि अंग्रेज इस पर शासन करने लगे इन राज्यों में। इस प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए ब्रिटिश संसद में 1814, 1823 और 1829 के अधिनियम द्वारा कंपनी को कर लगाने, राजाओं को पेंशन देने और न्यायालय की स्थापना करने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी कि ये जो 3 एक्ट आए थे उसमें संसद में, इनके 1814 में, 1823 में, 1829 में, उसमें क्या किया गया कि कंपनी को राजाओं पर को पेंशन देने, न्यायालय की स्थापना करने और नियम, लेकिन यदि नियम वांछित सफलता ना दे सके ये, ठीक है ना, इन्होंने मतलब करा कि ब्रिटिश की और प्रतिनिधित्व ज़्यादा बन जाए, अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व भारत पे और बन जाए, लेकिन वो इच्छा अनुसार सफल ना हो सके, लेकिन सफल तो हुए होंगे। ठीक है, 1833 का चार्टर में निम्नलिखित प्रावधान थे। नंबर 1, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार चाय और चीन के साथ व्यापार पर भी समाप्त हो गया। यानी कि हमने 1813 के चार्टर में देखा था दोस्तों कि उसमें कंपनी को सारे एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे, लेकिन चाय का और चीन के साथ व्यापार को एकाधिकार बनाए रखा गया था, जो कि 1833 के एक्ट में समाप्त कर दिया गया। उसे प्रशासनिक और राजनीतिक संस्था बना दिया गया, यानी कि उसमें प्रशासन और राजनीति दोनों अलग अलग कर दिए गए। और ब्रिटिश शासकों की ओर से भारतीय प्रदेशों व राजस्व प्रबंध का दायित्व कंपनी को सौंपा गया। इसके तहत कंपनी के जो प्रशासन वाला हिस्सा था और राजनीतिक संस्था अलग अलग बनाए जो चल रहे थे, उसमें भारतीय प्रदेशों में उनके राजस्व का प्रबंध का दायित्व भी कंपनी को सौंप दिया गया कि आप उनके राजस्व का प्रबंध यानी मैनेजमेंट भी आप ही करिए। ठीक है, अगला था कंपनी के नियंत्रण मंडल के अधिकार को सीमित किया गया। जो नियंत्रण मंडल संसद के द्वारा लाया गया था, कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसके अधिकारों को थोड़ा संकुचित किया गया, सीमित किया गया। ठीक है ना कहीं उस पर जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है उसका शिकंजा कसा होगा कि आप कंपनी को इतना ना वो करें, मतलब कि आप कंपनी के ऊपर इतना शिकंजा ना कसें कि आगे वो काम ना कर सके। लेकिन चार्टर में ये बात कही गई थी। ठीक है, चार्टर के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया। ठीक है ना, जो बंगाल का गवर्नर था, आपने पहले एक्ट में देखा 1773 में, जो बंगाल का गवर्नर था उसके अधीन बंगाल के गवर्नर के अधीन आपका बम्बई और मद्रास के गवर्नर को ला दिया गया था। उसी के परिणाम स्वरूप आगे 1833 के एक्ट में जो बंगाल का गवर्नर था उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाकर घोषित किया गया और भारत का प्रशासन केंद्रीकरण कर दिया गया, यानी कि सेंट्रलाइजेशन हो गया वहाँ पर पावर का। ठीक है, इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, और भारत का पहला गवर्नर जनरल बनने वाला व्यक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिक था। इसी के साथ बम्बई और मद्रास की विधायिका संबंध शक्तियाँ भी वंचित कर दिया गया, यानी कि बम्बई और मद्रास जो कानून बनाती थी उनको वंचित कर दिया गया। वो कानून नहीं बना सकती थी, कानून बना नहीं सकती है, भारत की गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। ठीक है, भारत के प्रदेशों पर कंपनी के सैनिक और असैनिक शासन के निरीक्षण और नियंत्रण का अधिकार भारत के गवर्नर जनरल को दे दिया गया, यानी कि गवर्नर जनरल को उनके सैनिक का और असैनिक शासन निरीक्षण, यानी कि उनको चेक करना और उनको कंट्रोल करने का सारे अधिकार भारत के गवर्नर जनरल को दे दिए गए थे। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल भी परिषद द्वारा पारित कानूनों को अधिनियम की संज्ञा दी गई।
जो गवर्नर जनरल कानून बनाता था, उनकी परिषद जो कानून बनाती थी, उसे अधिनियम की संज्ञा उन्हें अधिनियम बना दिया गया, यानी एक्ट मान लिए गए। गवर्नर के संपूर्ण ब्रिटिश भारत में विधायिका के लिए असीमित अधिकार प्रदान किया गया। जो ब्रिटिश भारत था, यानी कि जिस पर अंग्रेजों, भारत का वो हिस्सा जिस पर अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व था, अंग्रेज शासन कर रहे थे। आपको याद होगा कि सन 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट आया था और 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। उसके अधीन सबसे पहले ब्रिटिश भारत के शब्द की चर्चा की गई थी। तो दोस्तों, गवर्नर को संपूर्ण ब्रिटिश भारत में विधायिका बना के लिए असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए, यानी कि वो जो जितने भारत पर ब्रिटेन का, अंग्रेजों का अधिकार है, उस पर वह विधायिका यानी कि कानून बना सकता है, ला सकता है। इसके पहले बनाए गए कानून को नियामक कहा गया, यानी कि जो उससे पहले, यानी कि ये क्रिया जो हुई है उसके पहले जो कानून चल रहे थे उनको नियामक कानून कहा गया, और जो नए कानून बनाए जा रहे थे उनको अधिनियम कहा गया, जिसकी हमने ऊपर चर्चा की है कि भारत के गवर्नर जनरल को परिषद द्वारा पारित कानूनों को अधिनियम की संज्ञा दी गई, ठीक है ना, जो संज्ञा अधिनियम बनाए जाने लगे। इसीलिए जो इसके बाद बनाए गए कानून वो अधिनियम हो गए, जो इसके पहले के कानून गवर्नर जनरल के द्वारा बनाए गए थे वो नियामक कानून कहलाए। इस कानून को नियंत्रक मंडल अस्वीकृत कर सकता था, यानी कि जो कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसको ये पावर थी, क्योंकि वो ब्रिटेन पार्लियामेंट के द्वारा निर्वाचित था, इसलिए उनको ये पावर दी गई थी कि वह इसको कानून को समाप्त कर दे या अस्वीकृत कर दे। यानी कि जैसा कि आज के टाइम में हमारा सुप्रीम कोर्ट कार्य करता है कि संसद कोई कानून बनाती है, यदि वो उसको लगता है कि हमारे मूल ढांचे के खिलाफ है संविधान के, तो वो उसको अस्वीकृत कर सकती है। उसी तरीके से यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रक मंडल का भी काम था। ठीक है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो व्यापारिक कार्य कर रही थे ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके गतिविधियों को समाप्त किया गया और इसके साथ एक विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया, यानी कि उनको व्यापारिक निकाय से नहीं बदलकर उन्हें प्रशासन में बदला जा रहा था इसमें। ठीक है, 1833 के एक्ट में ही सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता के आयोजन प्रयास किया गया, यानी कि 1833 के एक्ट में सबसे पहले यूपीएससी की चर्चा आई है। इस प्रतियोगिता का प्रयास किया गया, लेकिन भारतीयों को इससे पद से वंचित रखा गया था। ठीक है, बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के बाद इसका प्रावधान समाप्त कर दिया गया, यानी कि सिविल सेवा समाप्त कर दी गई। आई ही नहीं, मतलब कि चर्चा में आई थी, चूँकि इसमें भारतीयों को वंचित रखा गया तो भारतीयों ने इसका विरोध किया, तो इसके बाद में उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका प्रावधान को समाप्त कर दिया। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया, यानी कि जो दास प्रथा चल रही थी लोगों को नौकर या गुलाम बनाकर रखने की, उसको समाप्त किया गया और 1843 में 1843 में इसी एक्ट के तहत दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। ठीक है, कंपनी के प्रदेशों में निवास करने वाले भारतीय या ब्रिटिश प्रजाजन को धर्म, जन्म स्थान, मूलवंश, रंग, आधार और कंपनी के अधीन पद धारण करने के अयोग्य ठहराए जाने का प्रावधान किया गया, यानी कि जो भारतीय धर्म, जन्म स्थान और मूलवंश, रंग के आधार पर कंपनी के अधीन पद धारण करने के अयोग्य ठहराए जाने लगे, यानी कि जो भारतीय थे वो कंपनी में अच्छे लेवल पर नहीं जा सकते थे। ठीक है ना, बहुत ही मेहनत के बाद उन्हें एक तरीके से सूबेदार का पद भले ही दिया जाता था, जो कि एक सिपाही होता था, अदरवाइज कंपनी के अंतर्गत सभी अंग्रेज ही होते थे, तो इसके अधीन उनके पद धारण करना अवैध कर दिया गया, अयोग्य किए जाने का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों, ये था हमारा चार्टर एक्ट 1833। तो दोस्तों, आपको हमारी क्लास कैसे लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।